हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लांडे पाटिल ने, जो कि कांग्रेस के बहुत ही जबरदस्त वक्ता माने जाते हैं, उन्होंने लाइव डिबेट में गोदी पत्रकार और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की लाइव डिबेट में बखिया उधेड़ दी। उन्होंने स्वराष्ट्र के मुद्दे पर बीजेपी उन्हें घेरना चाहती थी और गोदी मीडिया को यह एक मौका मिल गया था, लेकिन अतुल लांडे पाटिल, जो कि एक बहुत ही विख्यात प्रवक्ता माने जाते हैं, उन्होंने दोनों की बखिया उधेड़ कर रख दी। आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है अतुल जी की दिल की आरजू जो है वो शब्दों में मुंह पर जुबान पर आ गई, वरना संविधान लेकर घूमने वाले नेता को इतना पता होना चाहिए कि इसी संविधान का आर्टिकल 12 कहता है, इन दिस पार्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स स्टेट इंक्लूड्स government and parliament of India and the government and legislature of each of the states and all the local and other authorities। तो किस किस पर हमले की बात वो कर रहे हैं, और क्या बोलते बोलते गलत शब्द निकल गया उनके मुंह से। Not bad. Now you. अतुल जी, देखिए अंजना जी, आपने तो अच्छा किया कि आर्टिकल 12 बता दिया। उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिस भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलर ऑफ लेजिस्लेशन भी है, और क्या क्या डेवलप हुआ और कैसा कैसा हुआ। एंड स्टेट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। मैं पूछने वाला था उनको कि किस आर्टिकल में दिया है, लेकिन आपने बचा लिया, आपने आर्टिकल 12 एक्सप्लेन कर दिया और बचा लिया। और हम स्टेट्स को, जैसा महाराष्ट्र स्टेट है या कोई भी स्टेट है, उसको स्मॉल एस में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की पूरे विमर्श में स्टेट इज राज्य मीन्स राज्य, पूरा देश, नेशन स्टेट की इसमें हुआ है, तो हमने उसको कैपिटल एस और स्मॉल एस में भी डिफाइन किया। ये मैं आगे की बात आपको बता दूं। हाँ, बराबर है। इनके ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो उसको मानसिक विकलांग कहेंगे। इन्होंने काफी बड़े बड़े लेखकों का नाम बताया, लेकिन इनके प्रधानमंत्री ने सामाजिक समरसता किताब का जब उनका विमोचन हो रहा था, तो उसमें कहा था दलितों की संकल्पना, दलितों की तुलना जो है वो मानसिक विकलांग बच्चों के साथ की थी, और मानसिक विकलांग बच्चों को जिस तरह से हम ट्रीटमेंट देते हैं उस तरह से ट्रीटमेंट उनको देनी चाहिए, दलितों को, शूद्रों को। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, शायद ये भूल गए। क्या बात है। स्वामी हीरानंद ने कहा था कि ये, उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था 1 जनवरी 1993 को, और उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ इंडियन नहीं है, इसको बदलना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनिटरी होनी चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र गीत भी चलाते हैं, उसके बाद राष्ट्रगीत भी चलाते हैं। तमिलनाडु में इनके गवर्नर चले जाते हैं क्योंकि तमिलनाडु गीत गाया। उनकी प्रथा है, पहले तमिलनाडु गीत होता है प्रोग्राम की सेशन की शुरुआत में, और अंत में राष्ट्रगीत होता है। तो कुछ ना कुछ बहाना बना के, जो ब्रिटिश बरतानी परस्त थे, और इतिहास गवाह है कौन मुस्लिम लीग के साथ गया, किसकी वजह से विभाजन हुआ, किसके कारण से महात्मा गांधी की हत्या हुई, मैं नहीं, ये वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है। अब मुझे बताइए, मैं एक उदाहरण देता हूं, बाकी लैटरल एंट्री का तो छोड़ दीजिए। इस देश में इतर मागास वर्गीय, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए लैटरल एंट्री का बेताशा इस्तेमाल किया गया है, एडवर्टाइजमेंट निकाल कर इस्तेमाल किया गया, किसी एक्सपोर्ट को नहीं रखा गया है, आरएसएस के लोगों को भरा गया है। और सबसे ग्लेरिंग एग्जांपल, इस देश में लोकतंत्र को जब चीर किया गया, चीर हरण किया गया, जब इन्होंने चयन समिति चुनाव आयुक्तों की उसको बदलकर उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालकर अपने एक जूनियर मंत्री को बिठा दिया वहां पर। कैसा लोकतंत्र। जब हमने फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 और 5 बजे के बाद के डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मांगे, तो उसका 91 सेक्शन ही बदल दिया 2। और ऐसा कोई मांग नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता है। और मसीह को तो हमने देखा है किस तरह से उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में किस तरह से लोकतंत्र को तार तार किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कहा था, यह भी हमने देखा है। तो आज चुनाव आयोग जो है या ईडी है, यही नहीं, अभी और सुनिए। ईडी का और एक बता दूं मैं, सुधांशु जी, वो भी चेक कर लेना। ईडी के जब शिवसेना टूटी और जो लोग गए गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से मुंबई आए, वो सारे लोगों को इनवर्ड आउटवर्ड के बिना नोटिस दिए गए थे। कोई रेड नहीं हुई बाद में। और जिनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई है, ईडी की रेड हुई है, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं चल रही अभी। सारे मंत्रिमंडल में आ गए। उसको सांस तो लेने दे। अतुल जी, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, देखिए ये तमाम बातें हैं जिस पर आप हमलावर बीजेपी पर हो सकते हैं,
मौजूदा सरकार पर हो सकते हैं, लेकिन इंडियन स्टेट का अर्थ कुछ और होता है। मगर क्यों? अब ऐसे में स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना सर। देखिए, हमारे गठबंधन के कुछ दल अगर कुछ कहते हैं तो क्या सच बदल जाता है? मैंने कहा कि जो मांग हमने की थी उसके बाद किस तरह से कानून बदला गया, क्या वो गलत है? मैंने चुनाव आयोग की चयन समिति के बारे में जो कहा, क्या वो गलत है? क्या वो असंवैधानिक नहीं है? ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुधांशु दीजिए, फिर बाकी दोनों में ये चुप है। पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। बहुत वक्त दिया और मुझे वक्त नहीं दिया। आपने जो कहा उसके ऊपर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा अंजना जी, नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सच बदलता नहीं है। वो मुख्यमंत्री है, वहां पर प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पर एलजी है, सिस्टम के साथ मिलकर काम करने का हो सकता है मजबूरी, राज चलाना पड़ता है। राज चलाते समय कुछ वक्त प्रधानमंत्री आए हैं वहां पर, तो मुख्यमंत्री उनकी खिलाफत करना, ये राजनीतिक संस्कृति को पकड़कर नहीं हो सकता है, लेकिन उससे सच बदल नहीं जाता है। क्या ये सच नहीं है प्रताप सरनाइक पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, यशवंत यादव पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, आज प्रताप सरनाइक मंत्री है? क्या ये इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला किया है, वो 5 दिन के बाद उनको वित्त मंत्री बनाया गया महाराष्ट्र का? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर अल्फा सल्फा से लेकर उनके साथ मिले हुए का आरोप नहीं हुआ है? क्या अगर देश को यह कहा जाए कि 2014 में देश आजाद हुआ है, ये अगर कहा जा रहा है, या राम मंदिर बना उस दिन देश आजाद हुआ ये कहा जा रहा है, तो फिर भगत सिंह को आप नकार रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप नकार रहे हो, ठीक है, महात्मा गांधी को आप नकार रहे हो। आप जो बलिदान हुए, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, अपने परिवार को खत्म कर दिया देश की आजादी के लिए, बहुत तरह के कष्ट सहने के बाद इस देश को आजादी मिली 1947 को, उसको आप नकारते हो, तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? नाइस। सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है अतुल जी, कितना भी बचा लो, कोई नहीं बचा रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। जजमेंट मत बैठ के पास कीजिए अतुल लोंढे पाटिल। अतुल लोंढे पाटिल, जजमेंट मत बैठ के पास कीजिए, आपसे सवाल पूछेंगे। अगर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट जैसा बयान आएगा तो सवाल पूछा जाएगा, और आराम से सवाल का जवाब दीजिए। दिक्कत यह है ना अतुल साहब कि एक सवाल पूछा, मैंने उनसे भी पूछा कि उन्होंने एक हिस्सा उस बयान का हटा के बात कर रहे हैं, तब उनको परेशानी नहीं, ऐसे नहीं होता है सर। प्लीज मिस्टर पाटिल, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अतुल जी, जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि स्टेट की डेफिनेशन में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और जब जॉर्ज सोरस और एलान उमर जैसे लोगों के साथ मिलेंगे, जब देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का संकल्प लेंगे, जब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म वालों के साथ खड़े होंगे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के लिए अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करने वालों के साथ पड़े रहेंगे, तो ऐसी बुद्धि भ्रमित होगी। और कोई सेंस है इस बात की? अतुल जी जवाब इसीलिए बिल्कुल सच का गुलामी की मानसिकता से निकलने में 3 पीढ़ियां लगी हैं। मैं बताता हूं, ऐसा है कि जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च सम्मान जब अमेरिका ने दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, मेरे देश की सरकार ने उनके एम्बेसडर को बुला के कुछ कहा नहीं, उन्होंने उनकी तरफ आपत्ति नहीं जताई कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश में डीप स्टेट चलाता है, हमें तकलीफ देता है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ कहता है, कुछ नहीं किया। अभी की बात है, चुपचाप बैठे रहे आप। अरे वो तो इंदिरा जी थी, निक्सन से उठ के आ गई और देश दुनिया का भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। भगत सिंह जब थे, भगत सिंह को जब फांसी हुई तब महात्मा गांधी जी ने पूरा लेटर लिखा था इरविन को, और 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ था, तो 1931 में 2 लाइन दिखाइए लेटर कहां है, दिया था क्या आपने? दिखाइए लेटर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिल्कुल लेटर है, मैं भेज दूंगा आपको। महात्मा गांधी जी ने पूरा लेटर लिखा था और पूरी बात भी हुई थी, उसके बाद भी अंग्रेजों ने सुना नहीं था। लेकिन मुझे यह बताओ कि आरएसएस का बनकर 6 साल हो गए थे, आरएसएस के किसी नेता ने किसी भी जाकर कहा था क्या? ये बताओ मुझे, हिंदू महासभा का कोई नेता गया था जिसने भगत सिंह की फांसी की भी विरोध किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में जाकर भगत सिंह से मिले थे, कांग्रेस के अधिवेशन में उसका निषेध किया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में उनको सपोर्ट जाहिर किया गया था। क्या किया था आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने, जो आपकी पूर्ववर्ती है? बताओ मुझे, आपने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। रही बात की माउंटबेटन से क्यों शपथ लिया था? जिन्ना ने भी शपथ लिया था, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर होता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी ऑफ 1950। जिन्ना ने माउंटबेटन से शपथ नहीं लिया था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिल्कुल, दूसरा 14 तारीख को माउंटबेटन हम पाकिस्तान में थे और 15 तारीख को यहाँ पर हिंदुस्तान में थे। आप क्या बता रहे हैं? आपको क्या पता है हिंदुस्तान के इतिहास का? आपको इतना ही पता है कि आपने मुस्लिम लीग के साथ वो गवर्नमेंट बनाई थी भारत के, जब आंदोलन चल रहे थे तब सिंध में भी बनाई थी। अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।